नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास और आपका आधुनिक भारत चल रहा था। आज का टॉपिक है आपका 1857 की क्रांति। तो पहला क्वेश्चन लिखा, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी। ये थे आपके एनफील्ड्स के, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति जताई थी। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की सचेत शुरुआत थी। विद्रोह 10 मई 1857 को, ये डेट याद कर लेना, को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होता है। यह ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बंगाल सूबे में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। कारण क्या थे, तो तत्कालीन जो कारण देखने मिलता है, एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी जिसमें कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे काटना होता था। कारतूस को पहले दांत से छीलना होता था और फिर जो अंदर आपका बारूद होता था उसे उस बंदूक में लोड करना होता था। उसके बाद आप फायर कर सकते थे। अब भारतीय सिपाहियों को यह मानना था कि कारतूस में या तो सुअर की चर्बी मिलाई जाती है या फिर गाय की चर्बी मिलाई जा रही है उसे चिकना करने के लिए। अब सुअर आप जानते हैं कि बिल्कुल भी एक बेहतर प्राणी नहीं समझा जाता मुस्लिम समाज में, और गाय बहुत पवित्र मानी जाती है हिंदू समाज में। तो यह हिंदू और मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ था। इस प्रकार वे एनफील्ड राइफल का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थे। यह अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों को भड़काने का एक फ्लैश पॉइंट था, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि जो बैरकपुर छावनी के थे कौन, आपके मंगल पांडे, वहाँ से तो बोल सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत तो कर दी थी, पर जो मेजर प्ले होता है वो होता है आपका कब, 10 मई 1857 को मेरठ से होता है, जब वहाँ पे सैनिक विद्रोह हो जाता है। मंगल पांडे को जब फांसी की बात होती है जब, ठीक है ना। तो दिल्ली में कौन कौन रहते हैं भाई आपके लीडर्स, तो उसमें बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं, पर एक्चुअल में कमान जो थी वो जनरल बख्त खां के पास थी। बहादुर शाह जफर लगभग लगभग 80 साल के थे। लखनऊ में संभालते हैं बेगम हजरत महल, ब्रिटिश कादिर और अहमदुल्ला। कानपुर में रहते हैं आपके नाना साहिब, राव साहिब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां। झांसी में आपकी रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। राजस्थान में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। फरुखाबाद में आपके तुफजल हसन खान। असम में आपके कांडा परेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता बरुआ। और उड़ीसा में सुरेंद्र साई और उज्जवल साई, ये रहते हैं आपके। अब कुछ कंपनियों की बात कर लेते हैं। एटकिंसन की अगर बात करें तो एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय इंजीनियरिंग डिजाइन योजना वास्तुशिल्प डिजाइन परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवा कंपनी है। यह एसएनसी लवलिन की सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय लंदन में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की स्थापना 1938 में सर विलियम एटकिंस द्वारा डब्ल्यू एस एटकिंस एंड पार्टनर्स के रूप में की गई थी। ये पढ़ने की जरूरत नहीं एटकिंस वगैरह। रेमिंगटन रेमिंगटन आर्म्स कंपनी एलएलसी आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद की एक अमेरिकी निर्माता थी जो अब समाप्त हो चुकी है। 1816 में इलियन न्यूयॉर्क में एलिफेंट रेमिंगटन द्वारा स्थापित यह अमेरिका में सबसे पुराने बंदूक निर्माताओं में से एक थी और अमेरिका में सबसे पुराने कारखाना होने का दावा प्रस्तुत करती थी, ठीक है ना। अच्छा, विंचेस्टर की अगर बात करें तो विंचेस्टर रेमटिंग आर्म्स कंपनी न्यू हेवन कनेक्टिकट में स्थित कनेक्टिकट, हाँ, दोहराए जाने वाले आग्नेयास्त्रों की प्रमुख अमेरिकी कंपनी थी। 1866 में ऑलिवर विंचेस्टर द्वारा स्थापित न्यूयॉर्क बोल सकते हैं न्यू हेवन कनेक्टिकट संयुक्त राज्य में आपको देखने को मिलेगी। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेट्स आपके रिबेलियन में मौजूद थे तो वो है आपके, एक तो जो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो सारे आपके रिबेलियन थे 1857 क्रांति के टाइम पे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अब यहाँ पर देखा जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है स्टेट्स इन रेबेलियन, ठीक है ना। जो आपका डार्क कलर में, डार्क ब्लू कलर में, जैसे ये वाला क्षेत्र आ जाता है आपका थोड़ा सा, ये वाला क्षेत्र, और ये आपका लगभग मालवा क्षेत्र के आसपास का आता है। ये आपका लगभग मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र के आसपास का आता है। ये वाला क्षेत्र राजस्थान में। तो ये क्षेत्र थे जो आपके कहते लॉयल रहे किसके टाइम पे आपके, नहीं सॉरी, ये स्टेट इन रिबेलियन है, ठीक है ना। और उसके बाद लॉयल जो रहे अंग्रेजों के साथ वो थे आपके कौन से, जो आपका लाइट ब्लू में थे। हैदराबाद हो गया जैसा आपका, ठीक है ना, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, ठीक है ना। और ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि भाई स्टेट्स एडिंग द ब्रिटिश और ब्रिटिश एरियाज अफेक्टेड बाय द रिबेलियन। जो रिबेलियन, तो अब देख लीजिए जो रिबेलियन के थ्रू अफेक्टेड था वो ज़्यादातर ये आपका उत्तर भारत वाला क्षेत्र था, ये आप याद रखना। कुछ क्षेत्र थे जो न्यूट्रल थे जो आपको हरे कलर में दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो मेनली जो 1857 की क्रांति थी वो मुख्यतः आपकी कहाँ की तरफ फैली हुई थी, आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इस तरफ आपको देखने को मिला था, ठीक है ना। थोड़ा बहुत क्षेत्र आपका पंजाब का था और थोड़ा बहुत क्षेत्र आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश का था, यहीं पर था ये 1856 में। पर मान सकते हैं कि शुरुआत थी, ठीक है ना।
अच्छा, 1856 में किस गवर्नर जनरल ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम थे, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो उस समय जो आपके थे उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। काफ़ी कोशिशें की गई थी बहादुर शाह जफर के द्वारा कि उनके उत्तराधिकारियों को राजा के रूप में मान्यता दी जाए। कहा जाता है कि लगभग कितने बच्चे थे यार इनके? लगभग शायद 31 लड़कियां थी कि लड़के थे और 15 लड़के या लड़कियां थी, मुझे लग रहा है शायद 15 लड़के और 31 लड़कियां आसपास इनकी थी। सबसे बड़ा बेटा रहता है वो मर जाता है, तो जो सेकंड नंबर का था उसे बनना चाहिए था, पर ये बना देते शायद से आपकी बोल सकते हैं जो जीनत महल रहती जो इनकी पत्नी, उसके बेटे को बनाते हैं शायद से। वो 8 साल का रहता है तो वहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग तब घोषणा कर देते हैं कि भाई आपके बाद कोई भी आपके नहीं होगा, शासक नहीं होगा, ठीक है ना। और ये कारण था। अब बहादुर शाह जफर सच में चाहेंगे कि मेरे बच्चे क्या ना बने, शासक न बने। लिखा 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें 1856 से 1862 तक, ये एक थे जो आपके गवर्नर जनरल भी रहे और वाइसराय भी रहे। गवर्नर जनरल होता था कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव होता था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बाद में आप जानते हैं 1858 को जो एक्ट आया था उसके थ्रू क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को टाटा बाई बाई बोल दिया था हमने। और उसके बाद आता है ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, तो ये आपके वॉइस राय भी रहे, ठीक है ना। तो वो लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। भारत सरकार अधिनियम आता है 1858 जिसके तहत वाइस राय का पद उसी व्यक्ति को दिया जाए, भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो लॉर्ड कैनिंग भी क्या बनते हैं? भारत के पहले वाइस राय बन जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वाइस राय के रूप में भी कार्य किया था। 1856 में फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो शामिल है, जैसे 1857 का विद्रोह जिससे वह सफलतापूर्वक दबाने में सफल रहे। भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861 का, तो ये पारित हुआ था। और याद रखना 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके तहत भारत में एक पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट कर दी जाती। कैनिंग की देन है पोर्टफोलियो मतलब होता है जैसे आपका ये मंत्री वगैरह होता है भाई, कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं विदेश मंत्री होगा, एक पोर्टफोलियो है ये। आपका बोल सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर होगा, रक्षा मंत्री होगा, ये पोर्टफोलियो एक। आपका वित्त मंत्री होगा, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट करने का श्रेय जाता है किसको? कैनिंग को। और ये कौन सा एक्ट था आपका? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, जिसमें पोर्टफोलियो प्रणाली इंट्रोड्यूस हो जाती है आपकी। उसके बाद बात करते हैं डलहौजी की। डलहौजी इससे पहले थे आपके कैनिंग से पहले, 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की जिन्होंने भारत के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता की उपाधि अर्जित की थी। डलहौजी ने 1852 में भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है ना, जो बोल सकते हैं टेलीग्राफ प्रणाली। कलकत्ता में आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में खोली गई थी। तो ये कई बार पूछा जाता है कहाँ से पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी कहाँ से खोली गई थी, तो वो थी 1854 में कलकत्ता से आगरा। पेपर में पूछा गया ये, ठीक है ना, आप याद कर लेना। लॉर्ड डफरिन की बात करें 1884 से 1888 तक ये रहते हैं। और महत्वपूर्ण घटना आप जानते हैं कि भाई डफरिन के टाइम पे क्या होती है, आईएनसी फॉर्म्ड हो जाती है 1885 में आपकी कांग्रेस। और इसके अलावा तीसरा बर्मा युद्ध होता है 1885 में। इस युद्ध में ऊपरी और निचले बर्मा को मिला लिया जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1869 टू 1872 तक लॉर्ड में एकमात्र आपके गवर्नर जनरल जिनकी भारत में हत्या कर दी गई थी। अंडमान निकोबार में कोई पठान था, उसने हत्या कर दी थी। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज खोला था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना इन्होंने की। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी और राज्य रेलवे का परिचालन इन्होंने स्टार्ट किया था लॉर्ड मेयो ने अपने टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बोल रहा है ना, तो सही कौन सा है भाई? तो इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट था। बिल्कुल सही है। विफलता इसलिए हो गई क्योंकि भारत एक बोल सकते हैं जितने भी बोल सकते हैं उस टाइम पे बोल सकते हैं यार नेशनलाइजेशन का कुछ दौर तो बोल नहीं सकते, पर उसकी बात निकल के आता है नेशनलाइजेशन का। नहीं तो ज़्यादातर क्या होते थे कि अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए करते थे। कुछ ने यानी कि ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध बनाए थे बोल के, कहीं क्यों पंगा लेना बोल के, पर एक्चुअल में वो 1857 क्रांति एक मायने में एक था कि मील का पत्थर साबित हुआ था कि आगे जाके भारत में नेशनलाइजेशन का जो विचार था, राष्ट्रीयकरण का, नेशनलाइजेशन का, राष्ट्रीयता का विचार था, वो पनप जाता है। और उसमें बोल सकते हैं आग में घी का काम करता है। जब आपका फिर देखने को मिलता है 1914 से 1918 तक आपका विश्व देखने को मिलता है ना, तो वहाँ पे जब आपके इंडियन सोल्जर लड़ते हैं कि बोल सकते हैं ब्रिटेन की तरफ से, तो वहाँ पे देखते हैं इंडियन सोल्जर देखते हैं कि भाई ब्रिटेन क्या है, अपनी प्रभु सत्ता के लिए क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। और वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा धर्म नहीं है बल्कि क्या है, राष्ट्रीयता है। तो उसके बाद भी बोल सकते हैं नेशनलाइजेशन काफ़ी हद तक अपने पीक पे आ गई थी भारत में।
दूसरा लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। आपका जो बोल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था 1858, उसके तहत मैंने बता दिया ईस्ट इंडिया कंपनी गई। तो ये दोनों आंसर आपके सही हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह स्थानीयकृत और खराब संगठित था। जैसे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, संचार सुविधाओं की कमी के कारण व्यापक रूप से फैली हुई छावनियों के सिपाही एक साथ कार्य नहीं कर सके। सिपाहियों के सामने एक समान आदर्श का अभाव था। दिल्ली के सिपाहियों ने मुगल की महिमा को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया था। मतलब अपना लीडर क्या किया था, किसको घोषित कर दिया था, बहादुर शाह जफर को कर दिया था। ग्वालियर और कानपुर में नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने रानी के लिए बोल सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के लिए लड़ाई लड़ी थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच रूढ़िवादी वर्ग अपने धर्मों से संबंधित था। हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई एकता उस समय ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली, अगर देखा जाए बड़े लेवल पर। 1857 के विद्रोह की विफलता के कुछ कारण थे, जैसे प्रभावी नेतृत्व का अभाव, एक सुसंगठित नेतृत्व नहीं था, सामान्य लक्ष्य की कमी के कारण खराब संगठन। विद्रोहियों ने पुराने जमाने के हथियारों से लड़ाई लड़ी, जबकि अंग्रेजों ने सभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। कई जगहों पर विद्रोहियों की क्रूरता से लोग डरे हुए थे। लेकिन 1857 के विद्रोह की विफलता का एक प्रमुख कारण था कि कई शासकों ने इसमें भाग ही नहीं लिया। जैसे आपके ग्वालियर के सिंधिया हो गए, उन्होंने भाग ही नहीं लिया था, ठीक है ना। इंदौर के होलकर हो गए, पटियाला सिंध सिख ये शासक हो गए, इन्होंने भाग ही नहीं लिया था इसमें, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट लिखा, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया अधिनियम पारित किया था और भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था। पहले से ही सोचा हुआ था कि बोल ईस्ट इंडिया कंपनी, बस वो मौका ढूंढ रहे थे ब्रिटिश क्राउन कब हटाएंगे बोल के ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, जो आपका सेक्रेटरी होता है। अब यहाँ पर क्या था, फिर ब्रिटिश क्राउन में भी दिक्कत थी ना, वहाँ पे आपका क्या था, संसद भी थी। तो ब्रिटिश क्राउन ने तो अपना किसको बना दिया, वाइस राय को बना दिया कि भाई हमारा कौन रिप्रेजेंटेटिव वाइस राय होगा। अब संसद भी चाहती है भाई उसका दखल रहे, तो उसने क्या कर दिया, वाइस राय पर नजर रखने के लिए एक बोल सकते हैं स्टेट सेक्रेटरी की स्थापना कर दी थी। सेक्रेटरी भाई की अगर वाइस राय कोई काम करेगा तो इसके कहने पे काम कर सकता है, इसकी परमिशन जरूरी। जैसा आज के टाइम पे प्रधानमंत्री या बोल सकते हैं आपका जो मंत्रिपरिषद है, उससे कोई भी काम करना होता है तो वो प्रधान बोल सकते हैं राष्ट्रपति जब हामी भरेगा। वैसे आप जानते हैं आर्टिकल 74 कि भाई आर्टिकल 74 75 में ये लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति क्या होगा, सलाम या बोल सकते हैं सलाम मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। वैसे ही आपका वाइस राय स्टेट सेक्रेटरी उस समय के होते थे, इंटरकनेक्टेड होते थे, राज्य सचिव होता था। भारत के शासन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। उन्हें सलाह देने के लिए एक परिषद दी गई थी जिसे भारत परिषद कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइस राय की उपाधि दी गई, जो कि क्राउन का एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता था। इन उपायों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया था तथा एक नया अधिनियम क्या कर दिया था, पारित कर दिया था 1858 का। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। अब 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण तो मैंने बता दिया भाई कि भारतीय सैनिकों में एक भावना आ गई थी कि बोल के ये अच्छा व्यवहार नहीं करते बोल के हमारे साथ, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि भाई धर्म पे हमला हो गया था, जैसा मैंने बताया कि सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी, जब ये बात फैली थी। तो यहाँ पर आता है जैसे भारतीय सैनिकों का अहंकार तो था ही नहीं, ठीक है ना। सैनिक अनुशासनहीनता ये भी नहीं था मुद्दा, भारतीय सैनिकों को बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया था, नहीं। ब्रिटिश सैनिकों का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहता था भारतीय सैनिकों के प्रति, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बनेगा आपका आंसर। तो लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा हुआ है। तो 1857 से 59 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया था। 1857 के विद्रोह को तत्कालीन कारण जो एनफील्ड राइफल्स से मैंने बता दिया था उसकी शुरुआत हो गई थी, और भारतीय सैनिकों से अधिक अधिकारी विशेषताओं का प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी कि भाई भारतीय सैनिकों को ऊंचे पद दिए भी नहीं जाते थे, ऐसा करने के लिए उन्हें पुरस्कृत नहीं किया जाता था। 1857 के विद्रोह का एक कारण ब्रिटिश सैनिकों का व्यवहार भी था। कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे दांत से चबाकर काटना होता था। भारतीय सिपाहियों को मानना था कि कारतूस में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी मिलाई गई है, और मतलब जो काटते समय। 1857 का विद्रोह सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल से मंगल पांडे द्वारा शुरू किया जाता है, पर बड़े लेवल पे नहीं हो पाता। बड़ा लेवल पे आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। आपका याद रखना है कि भाई जब देखते हैं कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है, तब आपका मेरठ से स्टार्ट हो। कन्फ्यूज मत हो जाना, मेनली आपका सैनिक विद्रोह उठता है मेरठ से, मेरठ के सैनिक विद्रोह कर देते हैं। और शुरुआत किसने की थी, मंगल पांडे ने, पश्चिम बंगाल बैरकपुर से 29 मार्च 1857। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार इसे ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत बड़े लेवल पे था नहीं, ये आपका क्या था, एक सिपाही विद्रोह था, ठीक है ना।
भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहासकार इसे बोलते हैं। 1857 का विद्रोह, भारतीय बगावत और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कौन बोलते हैं? विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने बोला था। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके दीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद 1859 में अंग्रेजों ने देश पर पुनः अधिकार कर लिया था। हाँ ठीक है, विफल हो गया था ना, तो अंग्रेजों ने फिर से कर दिया था, बिल्कुल सही है। विद्रोह के बाद कुछ परिवर्तन हुए, जिनमें से गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दे दी गई थी। हाँ ये भी सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य हैं, बी ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और बी, ये तो गलत हो जाएगा, ए असत्य, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब ये देखो, ए और बी दोनों सत्य हैं, पर अगर आप देखेंगे ना, पुनः अधिकार कर लिया था, इसका ये मेजर रूल ये थोड़ी था कि जो आपका गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय की उपाधि दी गई थी। ये इसका एग्जाम्पल है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई थी, इसको हटाकर आपका ब्रिटिश क्राउन आ गया था, और ब्रिटिश क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसे बोला जाता वाइसराय। ठीक है ना, ये आप याद रखना। तो आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य हैं, लेकिन ए, या बोल सकते हैं बी, ए की सही व्याख्या नहीं है। अच्छा, 1857 के विद्रोह के बाद 1859 में अंग्रेजों ने देश पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में कुछ बदलाव किए थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित हुई, भारत के गवर्नर जनरल का वाइसराय की उपाधि दी गई, जो क्राउन का क्या होता था, रिप्रेजेंटेटिव होता था, प्रतिनिधि होता था। भारतीय शासकों ने अपने राज्यों को ताज के अधीन रखा था। ठीक है ना, मतलब जब ब्रिटेन की महारानी क्या करती है, घोषणा करती है कि भाई सारे शासकों को क्या, एक बोल सकते ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दी जाएगी खुश करने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, जमींदारों की रक्षा के लिए नीतियां अपनाई गई खुश करने के लिए। ऐसा ना हो ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बस अपने आप को बेहतर साबित करना था ब्रिटिश क्राउन को, तो कुछ सहूलियत दी गई थी। ठीक है ना। राजा और रजवाड़ों को 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाता है, दोनों सत्य पर बी ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट आता है 1857 के विद्रोह के संबंध में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अवध कब्जा किए जाने वाले अंतिम क्षेत्रों में से एक था, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और 1856 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने फैसला किया बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। अभी तो बताया डलहौजी नहीं थे, डलहौजी नहीं थे, उनकी जगह कैनिंग थे जिन्होंने फैसला लिया था। हो गया गलत ये, तो ये आंसर बन जाएगा आपका। अरे मानी यार, यहाँ पे क्यों मार दिया, ये होगा आपका आंसर। ठीक है ना। ठीक है, इस विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक व्यपकत का सिद्धांत का लागू होना था। हाँ, व्यपकत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये आपका डलहौजी ने किया था। ये भी कारण था, तभी तो ये आपका बोल सकते हैं बेगम हजरत महल लखनऊ में, झांसी की रानी, ठीक है, नाना साहेब, ये इसलिए तो विद्रोह कर लेते हैं। और क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1848 में, और कहाँ तक जाता है, 1856 तक जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई, ये थोड़ा आप दिमाग में रखना। अच्छा, 1857 का विद्रोह, और आप जानते हैं पहला कौन सा था, सतारा था, जिससे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स के तहत मिलाया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स में क्या था कि भाई अगर किसी भी शासक का अपना बेटा नहीं और दत्तक पुत्र है, दत्तक मतलब गोद लिया बेटा है, तो वो शासक नहीं बनेगा। और वो शासक अगर मर जाए, शासक अगर मर जाए और शासक का कोई क्या है, दत्तक पुत्र है, गोद लिया गया बेटा है, अगर उस रानी ने गोद ले लिया तो वो शासक नहीं बन सकता, वो सीधे बोल सकते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत काम करेगा, मतलब ब्रिटिश प्रशासन के तहत काम करेगा। ये था 1857 का विद्रोह अंततः चर्बी वाले कारतूसों को की घटना को लेकर छिड़ा था, बिल्कुल सही, ये भी एक कारण था उसमें से। ठीक है ना, तो आंसर वही बन गया, डलहौजी नहीं थे बल्कि कौन थे, कैनिंग थे। तो लिखा 1857 से 59 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। 1857 का विद्रोह अंततः चर्बी वाले कारतूसों की घटना को लेकर छिड़ गया था, मतलब ये सबसे पहले क्या चिंगारी थी, उसके बाद सबको मौका मिल गया हाँ बोल के अब हम भी स्टार्ट कर सकते हैं बोल के अपने मुद्दों को लेकर। एक अफवाह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअरों की क्या चर्बी लगी हुई थी। इन राइफल्सों को लोड करने से पहले सिपाहियों को कारतूस बता दिया मैंने। ठीक है ना, और हिंदू मुस्लिम दोनों की भावना भड़क गई थी। मार्च 1857 में बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। विद्रोह के राजनीतिक कारणों में व्यपगत का सिद्धांत और प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से विस्तार की ब्रिटिश नीति थी। व्यपगत के सिद्धांत के तहत जब एक संरक्षित राज्य के शासक की मृत्यु एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना होती थी, मतलब उसका खुद का बेटा या ठीक है ना, तो उसका राज्य देश की सदियों पुरानी परंपरा द्वारा स्वीकृत एक दत्तक अधिकारी को पारित नहीं करना था। ठीक है ना। अवध कब्जा किए जाने वाले अंतिम क्षेत्रों में से एक था। अब आप जानते हैं कि कब्जा जब किया जाता है अवध पर तो वो मेल फंक्शन के थ्रू किया जाता है कि भाई यहाँ पर जो एक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है ना। 1801 में अवध में एक सहायक गठबंधन आदि रोपित कर दिया जाता है। 1856 में इसे अपने अधिकार में ले लिया जाता है। ठीक है ना। गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा की थी कि इस क्षेत्र पर कुशासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। कंपनी ने यह भी योजना बनाई थी
या शुरू की थी कि मुगल वंश को कैसे समाप्त किया जाए उस टाइम पे। जैसे मैंने बताया था, कैनिंग बोल देते हैं कि इसके बाद नहीं भाई, मुगल बादशाह कोई नहीं होगा। कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों से मुगल बादशाह का क्या नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा की थी बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद। ये गलत है। 18 ये ठीक है ना, 1856 में घोषणा तो कर दी, 1849 में तो घोषणा कर दी जाती है, बिल्कुल सही है। डलहौजी ने घोषणा तो कर दी थी, पर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कौन? कैनिंग। तो लिखा हुआ है राजा के परिवार को लाल किले से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और दिल्ली में रहने के लिए एक और जगह दी जाएगी। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद राजा के परिवार को लाल किले से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा और दिल्ली में रहने के लिए एक और जगह दी जाएगी। और यहाँ बोला जा रहा है कि अब बहादुर शाह जफर अंतिम क्या होंगे, आपके बादशाह होंगे, उसके बाद कोई नहीं होगा। उसकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, जो डलहौजी लिखा हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? तो अभी बताया था, ग्वालियर के सिंधियों ने तो मदद की थी, हैदराबाद के निजाम ने मदद की थी, भोपाल के सिकंदर बेगम ने भी मदद की थी, अवध की जो क्या थी, बेगम हजरत महल। मैंने बताया था ना, अंतिम रूप से जब जोड़ा जाता है अवध को, बोल सकते हैं कि कुशासन के द्वारा, तो बेगम हजरत महल कर लेती है, ठीक है ना। लिखा हुआ अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 के खिलाफ सुरक्षा बलों की मदद की थी। बेगम हजरत महल भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने 1857 में लखनऊ से अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई का नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 10 मई 1857 को शुरू किया जाता है। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अंततः जनता ने भी भागीदारी इसमें ले ली थी, ठीक है ना। आगे लिखा 1857 के विद्रोह के कारक के रूप में चर्बी वाले कारतूसों, ये बता दिया, बैरकपुर छावनी मार्च 1857, मंगल पांडे, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है, ठीक है ना, मंगल पांडे जी को। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया और उन्हें 10 साल की क्या हो गई थी, कैद की सजा सुना दी गई थी 9 मई को। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, ये मैंने बता दिया था। और स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है ना। और लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान क्या थे, ब्रिटिश वायसराय थे। अच्छा, दिल्ली में बता दिया बहादुर शाह जफर और भक्त का, लखनऊ अवध आगरा में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां थे, मेरठ में कदम सिंह थे और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने बोल सकते हैं इस आंदोलन का क्या था, प्रतिनिधित्व किया था। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें, 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय खोले थे इन्होंने। 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम इनके टाइम पे पारित हुआ था। भारत में आयकर लागू किया गया था 1858 में, इनकम टैक्स। 1859 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया गया था, ये खत्म कर देते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का परिचय हो जाता है, भारतीय दंड संहिता को पारित किया जाता है, मेन रूल आ जाते हैं, इंडियन पीनल कोड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। और क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड जिसे बोलते हैं, सीपीसी बोलते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लाया जाता है, याद रखना। इसी के तहत भारत में 3 जगह उच्च न्यायालय खोले जाते हैं, बोल सकते हैं मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। 1861 के एक्ट के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम, पोर्टफोलियो प्रणाली किन के टाइम पे, कैनिंग के टाइम पे। प्रथम शहीद मंगल पांडे और भारत के प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत, ठीक है ना, बोल सकते हैं सोर्सेज ऑफ स्प्रिंग्स, किसने कहा था, पीसी जोशी जी ने। क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857 से 59 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। भारतीय इतिहास में 1857 की घटना के विद्रोह को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है भारतीयों के रिस्पेक्ट में। पीसी जोशी थे, तो उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत कहा है। विद्रोह के कुछ आर्थिक कारण भी थे, जैसे अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण हो रहा था, भारी कराधान लगाया जा रहा था। सामाजिक राजनीतिक कारण थे, सहायक अलायंस था, लॉर्ड वेलिंगटन जब आपका सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, सहायक संधि, वो एक कारण था 1798 के आसपास, ठीक है ना। व्यवगत सिद्धांत था आपका 1856 के आसपास, 1848 के आसपास ये स्टार्ट हो जाता है। धार्मिक कारण, मस्जिद और मंदिर भूमि का कराधान, उस पर टैक्स लगा देता था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ गई थी। तत्कालीन प्रभाव जो समय देखने में मिलता थी, तो आपके पुराने धीरे धीरे आग सुलग रही थी। सामान्य सेवा परिवर्तन अधिनियम लाया जाता है। अपने ब्रिटिश समकक्ष की तुलना में हीन भावनाएं थी, ठीक है ना। मतलब अगर एक ही पोजीशन पे बोल सकते हैं अंग्रेज और कौन, इंडियंस, तो अंग्रेज ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है। गेहूं के आटे में हड्डी की धूल मिलाने की खबर भी मिली थी। और एनफील्ड राइफल्स का कारतूस गौमांस या सुअर की चर्बी से बना हुआ था।
अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर से बता देते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह थे और वहाँ पे विद्रोह का दमन करते हैं जॉन निकोलसन। कानपुर में नाना साहेब थे, वहाँ पे करते हैं कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, वहाँ पे हेनरी लॉरेंस करते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पे ह्यूज रोज करते हैं। आई थिंक ह्यूज रोज भी कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ करते हैं कि भाई इतने सारे मर्दों में वो अकेली एक ऐसी औरत थी जो मर्दों की तरह लड़ी थी। बिहार में कुंवर सिंह थे और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है ना, फैज़ाबाद आपका उत्तर प्रदेश में आता है, जैसे फैज़ाबाद का नाम अब ये अयोध्या किया जा रहा है ना। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता है 1857 के, तो ठीक है ये माना जाता है नाना साहेब को। आई थिंक बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और दत्तक पुत्र थे तो वो अंग्रेज मानते नहीं थे। तो लिखा हुआ है नाना साहेब को सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने वाले सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता है। नाना साहब को 1857 के विद्रोह में सन्यासी, ठीक है बता दिया। सन्यासी विद्रोह या विद्रोह, अब सन्यासी विद्रोह कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये देखने को मिलता है भाई कि ये आपको देखने को मिलता है कि आधुनिक बांग्लादेश सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वहाँ पर होता है। अब इसी पे ना एक बोल सकते हो उपन्यास लिखा है जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है, उन्होंने लिखा है आनंद मठ। इसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है, और इसी में हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम, यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है ना। उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की परंपरा के साथ सन्यासियों ने कंपनी के कारखानों, राज्यों के कोषागारों पर, लोकप्रिय कारणों पर और संगठित छापेमारी का समर्थन किया और कंपनी के सशस्त्र बलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की थी। अच्छा, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, बैरकपुर छावनी। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट रहे, और उनकी पत्नी कौन थी, रानी जीनत महल। हालांकि शायद से उन्होंने 4-5 शादियाँ की थी इन्होंने, और लगभग मान के चलो 4-5 वैसे थी। हरम में कई सारी और महिलाएं भी थी इनके, और लगभग 40-45 के आसपास तो बच्चे थे इनके। ठीक है ना। पर सबसे बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं कि हरम में जिसकी चलती थी वो थी कौन, रानी जीनत महल। इन्हीं का जिक्र मिलता तब ज़्यादातर, और किसका मिलेगा। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन क्यों बूढ़े हो गए थे ना काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके पास था, तो उनके जनरल थे कौन, जनरल भक्त खां। ठीक है ना। अभी तो बता दिया। कुंवर सिंह आपका बिहार की तरफ थे, अवध की बेगम जो थी आपकी वो अवध की तरफ थी। ठीक है ना। हजरत बेगम। नाना साहब आपके कानपुर की तरफ थे, भक्त खां आपकी दिल्ली की तरफ थे। तो लिखा 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के पास था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके पास था, जनरल भक्त खां के पास था। जनरल भक्त खां को बरेली में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में मुख्य देशी कमांडिंग अधिकारी, सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों के विद्रोह से हुई थी। जब विद्रोह का प्रकोप बरेली पहुंचा तो वहां के सिपाहियों ने सूबेदार बहादुर को अपना सेनापति घोषित कर दिया था। भक्त खां ने जिम्मेदारी ली और मुगल सेना का समर्थन करने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जिस समय बहादुर शाह भारतीय सम्राट बने तो उन्होंने भक्त खां को साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। भक्त खां सिपाही बलों का वास्तविक कमांडर बन गए। किसी भी सैन्य अनुभव की कमी के कारण वास्तविक कमांडर इन चीफ मिर्जा जहीरुद्दीन केवल नाम मात्र को कमांडर रह गए थे। आखिरकार दिल्ली का संचालन नाम मात्र को बहादुर शाह के पास था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण भक्त खां के पास था। ठीक है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।